गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? सर जी लास्ट टू लास्ट क्लास का नहीं पूछा, लास्ट क्लास का पूछा है। लॉज ऑफ डाइल्यूशन और मोलैरिटी इक्वेशन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, मोलैरिटी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। मोलैरिटी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2, है ना। अब लिखो, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ इसी के अंदर ही, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट हेडिंग इसी में आप बना लो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग समझते हैं। मान लो मैंने आपको 3 सॉल्यूशंस पकड़ा दिए। ठीक है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल 3 सॉल्यूशंस पकड़ा दिए हैं। सॉल्यूशन 1 जिसकी मोलैरिटी m1 है, जिसका वॉल्यूम v1 है। ठीक है, सॉल्यूशन 2 जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। ठीक है, एक चीज मुझे आपको बतानी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए भी आप लोग नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी वॉल्यूम यूज करते हो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यूज करते हो ना मोलैरिटी भी कैलकुलेट करने के लिए। और इधर भी ये वॉल्यूम है एक, ये दोनों वॉल्यूम अलग है, कहीं आप इन दोनों को सेम मत समझ लेना। ठीक है, ये दोनों वॉल्यूम अलग है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, लेट्स से आपके पास 2 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, उसका कितना वॉल्यूम आप लो वो v1 कहलाता है। मान लो आपको एक ऐसे क्वेश्चन समझ लेते हैं, चलो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैंने आपको 5 मोलर HCl का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। कितना प्रोवाइड करा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 1000 लीटर भी हो सकता है, 5000 लीटर भी हो सकता है, 500 लीटर भी हो सकता है, 100 लीटर भी हो सकता है। ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं हमें। 5 मोलर का HCl सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। 5 मोलर के HCl सॉल्यूशन को यूज करके आपको 2 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। यानी कि जो 5 मोलर है वो आपकी क्या हो गई, इनिशियल मोलैरिटी। जो नया सॉल्यूशन बनाना है वो 2 मोलर HCl है, उसकी मोलैरिटी क्या हो गई, m2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, सर कितना बनाए, तो वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो लेट्स से हम बनाना चाहते हैं v2 इज इक्वल टू 500 ml। क्वेश्चन समझ गए आप मेरा? पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले करा दूंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन दोबारा सुन लो। 5 मोलर का आपको HCl का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि ये इनिशियल मोलैरिटी हो गई है m1। 5 मोलर के सॉल्यूशन को यूज करके आपको 2 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी m2 है। कितना बनाना है, 500 ml। ठीक है, और फॉर्मूले का नाम क्या था, मोलैरिटी इक्वेशन और लॉ ऑफ डाइल्यूशन, यही था ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना, फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, 5 मोलर सॉल्यूशन का आप कितना वॉल्यूम लो ताकि 2 मोलर सॉल्यूशन बन जाए, कितने के अंदर, 500 ml के अंदर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व कर रहा हूं। v1 इज इक्वल टू 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5, ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, 200 ml। यानी कि आप 5 मोलर का 200 ml ले लो। तो मुझे बताओ, अगर आप 5 मोलर का 200 ml ले लोगे तो क्या उसकी मोलैरिटी 2 मोलर हो जाएगी? मुझे बनाना कितना है, आपने लिया कितना है, ना तो 500 ml बना ना तो 2 मोलर बना। भाई आप 5 मोलर की कितनी भी क्वांटिटी ले लो, रहेगा तो 5 ही वो। ठीक है ना, बट फॉर्मूले का नाम क्या है, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। आपने डाइल्यूशन किया नहीं अभी तक, जब डाइल्यूशन करोगे तभी तो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये आपने 200 ml ले लिया, इस 200 ml की मोलैरिटी अभी भी m1 ही है, बट जैसे ही आप इसके अंदर 300 ml का डिस्टिल वाटर ऐड कर दोगे, सॉल्यूशन को थोड़ा सा शेक कर दोगे ताकि यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनकर आ जाए, आपका आंसर आ जाएगा 2 मोलर। ठीक है ना, ये v1 हमने जो कैलकुलेट करा है, ये क्या कैलकुलेट करा है कि मैं 500 ml का, सॉरी 500 मोलर का मैं कितना ml लूं और उसमें वाटर ऐड करूं ताकि मुझे कितना मिल जाए, 2 मोलर मिल जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, लॉ ऑफ डाइल्यूशन या मोलैरिटी इक्वेशन कहां एप्लीकेबल है,
जब आप हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो, लो से हाई नहीं जा पाओगे इधर। भाई आप खुद सोचो, पानी ऐड करके कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी? पानी ऐड करके तो कंसेंट्रेशन घटेगी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कहां पे एप्लीकेबल है? जब आप हाई टू लो जा रहे हो। अभी आप फॉर्मूले सीखो, कोशिश मेरा आज का यही है कि सारे फॉर्मूले खत्म करूं, सो दैट कल एक क्लास लेके चैप्टर को वाइंड अप करूं, ठीक है ना। ये आप कॉपी कर लो, ये आप कॉपी कर लो इसके नीचे, क्योंकि लिखा नहीं होगा आपने अभी। ये कॉपी कर लो क्योंकि मुझे जगह चाहिए। इसके लिए अगर आप लैंग्वेज चाहते हो तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन के फॉर्म में, कैलकुलेट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोलर HCl solution in 500 ml solution in 500 ml from 5 molar HCl सॉल्यूशन। ये इसके लिए क्वेश्चन बन गया आपका छोटा सा। साफ कर दो, है ना। 500 मोलर का आप कितना वॉल्यूम लो ताकि 2 मोलर का HCl सॉल्यूशन बन जाए 500 ml के अंदर, ये लिख दिया मैंने, छोटा छोटा सा क्वेश्चन बना दिया। ये हटा दूं, हटा दूं? देखो जी, आपके सामने 3 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है, उसका वॉल्यूम V1 है। दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 है, उसका वॉल्यूम V2 है। तीसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी M3 है, उसका वॉल्यूम V3 है। तीनों को उठा के आपने मिक्स कर दिया तो नया सॉल्यूशन बनकर आएगा। हाँ जी भाई, तीनों को आपने मिक्स कर दिया तो नया सॉल्यूशन बनकर आएगा। आपको न्यू सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। नए सॉल्यूशन की आपने रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड करनी है। इसको इसमें मिक्स कर दो, मिक्स कर दो, मिक्स कर दो। नए वाले सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलैरिटी MR मान लो, ठीक है। R स्टैंड फॉर रिजल्टेंट, M स्टैंड फॉर मोलैरिटी, और रिजल्टेंट वॉल्यूम मान लो, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 सॉल्यूशंस आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1V1 है, वॉल्यूम V1 है, सॉरी। दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 है, उसका वॉल्यूम V2 है। तीसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी M3 है, उसका वॉल्यूम V3 है। तीनों को उठा के मिक्स कर दिया तो आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है। क्लियर है जी? चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसी के नीचे लिख रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा था कि जब मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी, गुड मॉर्निंग, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 बोल दो, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 बोल दो, और इसके नंबर ऑफ मोल्स N3 बोल दूं। इतना समझ में आ गया? अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल वॉल्यूम क्या है या रिजल्टेंट वॉल्यूम, क्या बोलोगे आप लोग? V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना समझ आया? बोलो। रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, सॉरी टोटल वॉल्यूम। ठीक है। अबे क्या है?
ठीक है जी। रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल्स क्या है बताओ आप? N1 प्लस N2 प्लस N3। और टोटल वॉल्यूम क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो N1 किसके इक्वल था? M1 V1 के इक्वल था। N2 किसके इक्वल था? M2 V2 के इक्वल था। N3 किसके इक्वल था? M3 V3 के इक्वल था। डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। ये लो जी आपकी रिजल्टेंट मोलैरिटी तैयार। ठीक है जी, फटाफट से उतारो। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग विद डाइल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग विद डाइल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बस एक चीज एक्स्ट्रा कर दी है। एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी है वॉल्यूम, सॉरी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। तीसरा सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी M3 है, वॉल्यूम V3 है। तीसरा सॉल्यूशन नहीं लिया है, तीसरा सिर्फ वाटर लिया है, तो उसका वॉल्यूम V4। लिखा तो है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन आप वाटर से ही कर रहे हो। चारों को उठा के मिक्स कर दिया, चारों को उठा के आपने मिक्स कर दिया, तो आपने रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड कर दिया, और वॉल्यूम भी उसका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब की बात, इसके नंबर ऑफ मोल्स तो N1 ही रहने हैं, इसके N2 ही रहने हैं, इसके N3 रहने हैं। यहां से कोई नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे ही नहीं हमें, क्योंकि वो तो सिर्फ वाटर है, डिस्टिल वाटर है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है जी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। रिजल्टेंट मोलैरिटी इज हाँ से वॉल्यूम में चेंज आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। बस एक्सपेंड कर दो इसको, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस, क्या कर रहा हूं, तेजी चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, कॉपीड पीछे का चाहिए क्या? बस एक यही तो बढ़ाना है आगे। कॉपीड, अरे बोलो हाँ हूं, कुछ तो बोलो, जल्दी करो।
समझाए। नेक्स्ट हेडिंग इज नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज नॉर्मेलिटी। जिस तरीके से आप लोगों ने मोलैरिटी पढ़ा था कि 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, इन अ सिमिलर वे 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, उसे हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ये आपके लिए नई टर्म होगी, ग्राम इक्विवेलेंट। आई रिपीट, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी किसे बोलते हैं? 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और अगर वॉल्यूम ml में दिया होगा तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे ताकि वो लीटर में हो जाए, और सिंप्लीफाई कर दिया। फिर मैंने इक्विवेलेंट मास के बारे में यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन करा है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहां पे आपने इक्विवेलेंट मास की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज mv अपॉन n। ये फॉर्मूला बनकर आ गया। अब इक्विवेलेंट मास डिस्कस करते हैं। ये समझ आया? कॉपी करो। ठीक है, नॉर्मेलिटी किसे बोलते हैं? 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। सुनो भाई, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी सॉल्यूट्स के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसे हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। और 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे नॉर्मेलिटी बोलते हैं। दो डेफिनेशंस बोली मैंने बार बार। स्कूल में भी ऐसे ही करते हो आप लोग? नींद में रहते स्कूल में भी? सबकी शक्लें उतरी हुई है, सबकी शक्लें उतरी है। आप मॉर्निंग ही होना चाहिए, आपने आफ्टरनून निकाल कैसे लिया? हिम्मत है आपको, तो हिम्मत है भाई आप में। बड़े आगे ये कॉपी कर लिया। एन फैक्टर भी करवा रहे मेरे भाई, सबर करो ना, सबर का फल एन फैक्टर होता है। अभी थोड़ा सबर करो, उसके बाद ही पढ़ा रहा हूं। अभी इसको तो समझो। अभी नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और अगर वॉल्यूम ml में होगा तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे टू मेक इट इन लीटर। सिंप्लीफाई करा। फिर मैंने साइड में बता दिया इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, बी स्टैंड फॉर सॉल्यूट, और ये ईबी की वैल्यू यहां पुट कर दी। अब आगे देखो, सबसे पहले एसिड्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से HCl। HCl डिसोशिएट करके आपको H प्लस और Cl माइनस देता है। तो एसिड्स के केस में आप एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? वो जितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा होगा उतने ही एन फैक्टर हो जाएंगे उसके। एन फैक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम रिडॉक्स में देखेंगे, क्योंकि वो रिडॉक्स का ही है। ठीक है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देखा ही। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी एन फैक्टर निकालते हैं। वो मैं कह रहा हूँ कि एन फैक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल अभी अब हमें 3 चीजें देखनी है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड्स के अंदर हमें क्या देखना है? कोई एसिड डिसोशिएट करके कितने H प्लस आयन रिलीज करेगा उतने ही एन फैक्टर हो जाएंगे। तो HCl डिसोशिएट करके आपको क्या दे रहा है? H प्लस और Cl माइनस, तो एन कितना हो गया इसका? 1 हो गया। तो EHCl कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इज 36.5 बाय 1, यही इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। ठीक है जी, कुछ घुस रहा है दिमाग के अंदर? अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करो तो ये डिसोशिएट करके आपको 2H प्लस और SO4 2 माइनस देता है। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूं। सल्फ्यूरिक एसिड जो 2H प्लस आयन रिलीज करता है, स्टेप बाय स्टेप रिलीज करता है। पहले एक H प्लस आयन रिलीज करेगा स्टेप 1, फिर दूसरा H प्लस आयन रिलीज करेगा स्टेप 2। बट आप मुझे बताओ इन दोनों में
इवेंचुअली H प्लस आयन कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला। तो आप लोगों ने पढ़ा था ना स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग है बट रिएक्टिव ये है क्योंकि ये जल्दी रिलीज करता है। ठीक है ना, रिएक्टिविटी और स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। ठीक है, तो वो सब बात का टॉपिक है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम। अभी तो हमें ये सब नहीं देखना, अभी तो हमें एन फैक्टर देखना है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? कर तो दो ही रहा है। तो इक्विवेलेंट में सॉरी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे आप? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अरे बोलो, अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 और एन फैक्टर इज 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ गया 49। अब बेस की तरफ चलते हैं। लेट्स से NaOH, हाँ इसमें OH को देखेंगे हम। कोई बेस, मतलब वो बेस तो वैसे तो कई सारे कैटेगरी के बेस होते हैं ना। हाइड्रोक्साइड्स एक सबसे, आप सॉरी हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, और मेटल के ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो वहां तो OH है नहीं, है ना। तो सब हमें इतना डीप यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें बस छोटे से बेसिक सी चीजें अभी बता रहा हूँ मैं आपको। जब रिडॉक्स आएगा उसको भी कवर कर लेंगे बाकी चीजें। इसके लिए एन फैक्टर हो गया 1। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 40, एन फैक्टर इज 1, आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Ca2 प्लस और 2OH माइनस, तो N कितना हो गया? 2 हो गया। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 17 इंटू 17 34, 34 प्लस 40 74 बाय 2। हाँ, कैल्शियम का 40 हो गया, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 16 प्लस 1 17, 17 दो बार है 34। ठीक है, और 34 प्लस 40 74, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। एसिड भी डन हो गया, बेस भी डन हो गया। अब चलते हैं सॉल्ट्स की तरफ। इक्विवेलेंट मास मोलर मास को डिवाइड करते हैं N से, तब आता है। ये फॉर्मूले से, तो मोलर मास क्या होता है, उतना मोलर मास क्या होता है बताओ? यही डिफरेंस है, N का डिफरेंस है। हाँ, सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें ना तो एसिड है, मतलब ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस है, इसमें तो चार्ज है। तो ऐसे केसेस के अंदर, मतलब सॉल्ट से केसेस के अंदर आप चार्ज चेक कर लो, टोटल चार्ज चेक कर लो, या तो कैटायन का या आनायन का टोटल चार्ज, किसी भी एक आयन का, या तो कैटायन का देख लो या आनायन का देख लो। फिलहाल ये सबसे सिंपल मैंने आपको केस दिया है, तो इसके लिए N बताओ कितना हो जाएगा, कितना चार्ज है, कितना चार्ज है? ठीक है, आप ऐसा नहीं होगा सॉल्ट केसेस में कि आप इसका चार्ज ले रहे हो 1 आ रहा है तो इसका 2 आ रहा है, नहीं, फिर कुछ गलती है, मतलब कंपाउंड में गलती नहीं, आपकी कैलकुलेशन में गलती होगी इस केस के अंदर। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ NaCl अपॉन एन फैक्टर, NaCl 58.5 बाय 1। ठीक है, अब देखो वो वाला केस जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। कैल्शियम क्लोराइड डिसोशिएट करके आपको Ca2 प्लस और 2Cl माइनस दे देगा। एन फैक्टर बताना, इधर भी 2, टोटल लेना है हमें। अगर आप इधर देखोगे तो सिर्फ एक ही कैटायन है और उस पर 2 प्लस चार्ज है। अगर आप उधर देखोगे तो 2 अनायन है, आपको दोनों का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। ठीक है, बस खत्म हो गया।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 111/2। ठीक है, यूनिट क्या बनेगी नॉर्मेलिटी की? यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी क्या बनेगी बता सकते हैं? यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या? अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? तो यूनिट क्या बनी थी फिर? लीटर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर। तो क्या यूनिट बननी चाहिए? बोलो बोलो बोलो, यूनिट बोलो नॉर्मेलिटी की, हो जाएगी, आप ही बता दो क्या था आगे। यूनिट बतानी है। हाँ, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EQ ही लिख देते हैं, पर लीटर। ठीक है, और क्या बनेगी? वहां पे आप लोग मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? क्या इसको? कैपिटल N। एक और यूनिट थी मोलैरिटी की, पलटने पड़ रहे हैं पेजेस। मोलर, तो ये हो जाएगी नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है जी, इसको फटाफट से कॉपी करो, हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ग्रुप ए फिर खत्म हो जाएगा, तो ग्रुप बी फटाफट से निपटा दूंगा। क्या हो गया? सैचुरेट कर गए? नींद में हो? जल्दी लिखिए, वी हैव 30 मिनट्स मोर, और मुझे ग्रुप बी भी खत्म कराना है। 10-15 पे छोड़ूंगा ना। ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। बहुत सिंपल है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? अभी सीखा आप लोगों ने, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V, ये वाला V ml में है, इंटू N, पहली इक्वेशन। ठीक है जी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V, ये वाला V ml में है। भाई जिसने कल टाइमिंग पूछी क्लास के लिए वो ही नहीं आया ग्रुप में, आपने तो मैसेज भेज के डिलीट मार दिया ओके, तो इसमें क्या डिलीट करने वाला था? डिवाइड इक्वेशन 1/2 नॉर्मेलिटी बाय n, ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा ना, तो n ही लिख देता हूं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू, तो अगर आप मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाती है। HCl लो, HCl की मोलैरिटी आपको गिवन हो, लेट्स से 0.1 मोलर गिवन है, 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, वही नॉर्मेलिटी है। ऐसे ये इजी रहता है। इसके बाद ग्रुप ए तो मैंने अच्छे से निपटा दिया, फॉर्मूले सब निपटा दिए, क्वेश्चंस रहते हैं, अभी क्वेश्चन तो एक साथ ही निपटाएंगे। अब चलते हैं ग्रुप बी की तरफ, जब तक आप इसे कॉपी करो, मैं यहां कुछ लिख देता हूं। ठीक है जी, ठीक है जी। जब आप लोग कॉपी कर लो तो बता देना मुझे।
संधि पढ़ाई मैंने? फिर तो गड़बड़ हो गई। संधि पढ़ाई मैंने? स्पेस छोड़ो आप, इसी के बाद स्पेस छोड़ दो, कॉन्टिन्यूटी सारी खराब हो जाएगी वरना। हाँ इतने हाफ पेज में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तब तक आप इसे लिखो, पहले इसे कंप्लीट करता हूँ फिर सन बता देता हूँ। हाँ जी, ग्रुप बी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ हम मूव कर गए हैं, जिसमें से पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास फ्रैक्शन। इन अ सिमिलर वे वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था उसी तरीके से मास फ्रैक्शन है। डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल वेट क्या है, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। आपने याद रखना है हम कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस वालों को। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है। बट घबरा मत जाना, कहीं आपको तीन कंपोनेंट देखने को मिल जाए तो कुछ नहीं है, बस नीचे का डिनोमिनेटर बदलेगा। मान लो आपको निकालना है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। तो तीन कंपोनेंट हो गए, और तीन कंपोनेंट के अंदर हमने देखा था दो सॉल्यूट होते हैं, एक सॉल्वेंट होते हैं। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी, और वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू। ऐसे होता है, सिंपल है, ठीक है, बस पढ़ना नहीं है हमें। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है ना। वेट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। आपने बस ये बताना होता है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। सिमिलरली सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। समझ आया? समझ आया? टेस्ट है आपका नेक्स्ट संडे। अच्छे से पढ़ना है तो हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी भाई, ठीक है ना, नहीं तो काम चलाओ तरीके बहुत सारे हमारे पास, ठीक है ना। थ्रू आउट आप ईयर, साल के हिसाब से चलो, आप साल के हिसाब से कि मेरे पास ये ईयर है गिवन डेटा इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। और फॉर्मूले इतने सारे हैं, हाँ जी, फॉर्मूले इतने सारे हैं, तो चैप्टर 1 ही चला है। सब हो जाएंगे याद, आपको अभी डिफिकल्टी होगी 1-2 महीने, क्योंकि ये चीजें आपके लिए न्यू है, तो बहुत सारी न्यू टर्म्स आ रही हैं, तो वो बार बार की आप रिवाइज करो। और मैंने सुना है प्रैक्टिस मेक्स मेन एंड वीमेन बोथ परफेक्ट, मैंने ये सुना है। ऐसा कोई रूल थोड़ी ना कि लड़के प्रैक्टिस करेंगे तो वही परफेक्ट होंगे, लड़कियां भी प्रैक्टिस करेंगे तो वही परफेक्ट हो जाती है। तो ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक है ना, मैंने खुद बनाया है, बिकॉज आई बिलीव इन इक्वालिटी। पर्सन, हाँ वो ठीक है, आपने मॉडिफाई कर दिया। अच्छा ऐसा ही होता है, चलो ठीक है। हमने तो सुना था प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हाँ तो हम तो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, इसलिए हम, यस करेक्ट, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात बोली। इक्वालिटी मतलब मेन एंड वीमेन की बात हो रही है अभी तो। नहीं आप बात, आपने अच्छा पॉइंट रेज करा, बट द पॉइंट इज बिल्कुल गुड पॉइंट। बट ऐसा होता है ना कि हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियों को नीचे रखा जाता है और लड़कों को ऊपर रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। इस, हाँ ठीक है ना, और ये रॉन्ग होता है। मतलब हर जगह आपने यही देखा होगा कि मैन डोमिनेटिंग होते हैं। हाँ उसी के सामने ही बोल रहा हूँ, और कुछ गलत नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। तो वो गलत है, इक्वालिटी में बिलीव करना चाहिए। जितने कैपेबल इंसान आदमी है उतना ही कैपेबल औरत भी है, बट 19-20 का फर्क होता है। कुछ चीज़ें आदमी नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें औरतें नहीं कर सकती, बट इट डजंट मीन कि वो कैपेबल नहीं है। और आपका पॉइंट भी कंसिडर कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब इक्वल है, सब इक्वल है, ठीक है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ,
पर मानता कौन है? चलो स्ट्रेंथ देख लेते हैं एक बारी। या आपने, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए, टॉपिक मिस हो गया था तो ये ग्रुप ए में ही जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप ए में ही जाएगा। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स present in 1 liter of सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। फॉर्मूला क्या बनेगा? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एक फॉर्मूला तो यही बन गया। अगर वॉल्यूम ml में हो तो गिवन मास अपॉन v, अगर ये ml में है तो इसको आप डिवाइड कर दो 1000 से, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक, ठीक है। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगी? ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। आज बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, मुझे डिफिकल्टी हो रही है आप लोगों के फेसेस देख देख के, क्योंकि आप लोग नींद में हो। ये देखो कितनी दुखी है। जग सुना सुना लागे कोई ना लगे जब अपना, बस बैकग्राउंड म्यूजिक की और कमी है। वो तो स्टार्टिंग से बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ता है उस गाने के अंदर। हाँ जी, नहीं म्यूजिक कहाँ दिया मैंने बैकग्राउंड में? तो सॉन्ग बताया ना। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच का रिलेशन देखना, और बहुत सिंपल है। पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन v। ml में था, यही था ना? अरे बोलो। अगर मैं इस रिलेशन में से मोलैरिटी को मोलर मास को रिमूव कर दूं, स्ट्रेंथ बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं मोलैरिटी को, अगर आप मोलैरिटी को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों को स्ट्रेंथ मिल जाएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन v इंटू mb। mb से mb कैंसिल हो गया, ये लो जी आपका स्ट्रेंथ आ गया। मुझे बस प्रूव करना था, रिलेशन तो पहले लिख दिया मैंने, पर मुझे प्रूव ही तो करना था। ये स्ट्रेंथ बन जाएगा, WB इंटू 1000 बाई v, ये स्ट्रेंथ है आपका। तो मोलैरिटी को अगर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दोगे, स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब वापस चले ग्रुप बी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। ग्रुप बी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर जस्ट अभी हमने मास फ्रैक्शन देख लिया। राइट डाउन दी हेडिंग मास परसेंटेज। हाँ जी बोलो भाई, मास फ्रैक्शन करा तो दिया। हो लिया खत्म। मास फ्रैक्शन बताना है, मास फ्रैक्शन सॉरी बता दिया, मास परसेंटेज बताना है, मोल फ्रैक्शन बताता है, मोलैलिटी बतानी है, पीपीएम बताना है। कहां से होगा? बस संडे टेस्ट होगा। नहीं होगा दे। अरे इसमें कुछ नहीं बचा, अब ये बहुत इजी है। अब कल अब आज तो नहीं हो पाएंगे सारे फॉर्मूले, अब कल होंगे। तो कल भी बाई चांस कल फॉर्मूले फिर से चलिए क्लास, तो हमारे पास थर्सडे फ्राइडे तो फ्री बचता है क्वेश्चन के लिए। अरे इसी टॉपिक का तो क्वेश्चन करने हैं आपने। Who are you? आपको मैंने एक हफ्ते से पहले बोल दिया है, आप सारा तो पढ़ो, यही तो बचेगा बस। और ये यहां तक तो पढ़ो, यहां तक तो पढ़ो। कैसे लॉजिक देते हैं आप लोग? ऐसे ऐसे, वो ऐसे 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 ऐसे
नहीं नहीं नहीं, मॉर्निंग। आगे बढ़े। एक फॉर्मूला और सीख रहे हैं। हाँ जी, मास परसेंटेज। जिस तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज था, इन अ सिमिलर वे मास परसेंटेज है। हाँ, इनटू 100। मास परसेंटेज को W/W से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मास परसेंटेज का? अगर आप मास फ्रैक्शन लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आपको मास परसेंटेज फाइंड करना है सॉल्यूट का, अगर आपको मास परसेंटेज फाइंड करना है सॉल्यूट का, तो मास फ्रैक्शन लो, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लो इनटू 100। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज WB अपॉन WA प्लस WB into 100. In a similar way, if you want to define mass percentage, if you want to write the formula of mass percentage of solvent, it will be equal to mass fraction of solvent into 100. और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है? WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। बोलो जी, क्लियर है? डेफिनेशन लिखो। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। मास परसेंटेज का डेफिनेशन क्या बन जाती है? 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज। जिस तरीके से आप लोगों ने वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइन करा था, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स से 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज गिवन। या तो ये डेटा ऐसे लिखा होगा या कैसे लिखा होगा, बाय मास। या तो डेटा ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा 10% W/W ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन है, दैट मींस आपको मास परसेंटेज गिवन है। तो जब भी आपको मास परसेंटेज दे रखा होगा, आपने क्या करना है? लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। जब सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हो जाएगा तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। बस, ठीक है। अब आपका क्या रह गया? ये अपने आप हुआ है। अच्छा, ये दिखा रहा है मेरे को कि सर ये वाला फीचर भी होता है, इसे भी यूज कर लिया करो, है ना। ये पता नहीं था मेरे को। हाँ हाँ, मैंने कुछ नहीं करा है, अपने आप हुआ है। किससे हुआ था ये? ठीक है जी। अच्छा, सॉरी। आ गया अब? ठीक है जी। तो अब आपका रह गया है मोल फ्रैक्शन, देन मोलैलिटी, देन पीपीएम। पीपीएम भी होता है, पीपीबी भी होता है, पीपीटी भी होता है। ठीक है ना। तो वो सब हमें नहीं पढ़ना, मैं आपको एक आइडिया जरूर दे दूंगा होता क्या। और बहुत सिंपल है, सिर्फ 10 की पावर्स बदलती हैं बस। ठीक है ना। तो बाकी कल देखते हैं, और कल ये हो जाएगा। 30 मिनट्स के अंदर फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, फिर बाकी हम क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल।